हेलो स्टूडेंट्स, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की कक्षा 9वीं के संबंधित हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री को, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि इस क्लास के अंतर्गत बहुत ढेर सारी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। ये भले ही रिवीजन क्लासेस हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको वो सारे मटेरियल प्रोवाइड करूंगी जिसके आधार पर आप इससे संबंधित सारे प्रश्नों को हल कर लोगे। और इसे अनदेखा मत कीजिएगा, ये मेरी वार्निंग है, क्योंकि ये चैप्टर आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ही वैल्यूएबल है। इसमें बहुत ढेर सारे मार्क्स अर्न किए जा सकते हैं। कि अगला जो चैप्टर होने वाला है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर ही होगा। तो मैं यहाँ पर वन टाइम्स अगेन आपको परमाणु को एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने पहली कक्षा में पहले अध्याय में पढ़ा था कि परमाणु क्या होता है, यानी कि परमाणु सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये स्थान घेरता है और इसका अपना एक द्रव्यमान होता है। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य सिर्फ यहाँ पर यह है कि परमाणु जिन कणों की बात की गई है, यहाँ पर पदार्थ के जिन कणों की बात की जा रही है कि वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, वो कोई और कण नहीं बल्कि वो परमाणु ही होते हैं। परमाणु को लेकर डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी कि परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन इसी थ्योरी के कारण डाल्टन के इस सिद्धांत को पूरी तरीके से प्रतिपादित नहीं माना जाता है। और ये रखा गया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती गई, शताब्दियां बदलती गई, तो एक युगांतकारी परिवर्तन हुआ। वो ये कि परमाणु विभाज्य होता है। परमाणु क्या होता है? विभाज्य होता है। और परमाणु के अंतर्गत कई अविभाज्य कण पाए जाते हैं। और वो कण कौन कौन से हैं, यहाँ पर मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। यहाँ पर ये कण होने वाले हैं आपके इलेक्ट्रॉन, दूसरा है आपका प्रोटॉन, और तीसरा है आपका न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था आपका थॉमसन। प्रोटॉन को सबसे पहले इजाद करने वाले यानी बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था गोल्डस्टीन। और वहीं पे न्यूट्रॉन को सबसे पहले बताने वाले चैडविक थे। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के अंतर्गत पाया जाने वाला वह सूक्ष्मतम कण होता है जो कि ऋण आवेशित होता है। ऋण आवेशित कहने का मतलब इस पर ऋण का आवेश होता है, ऋण आवेशित होता है। वहीं पे प्रोटॉन जो होता है वो आपका धन आवेशित होता है। और न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं पाया जाता, यानी ये उदासीन होता है। एक विशेष बात जो आपको समझ लेनी चाहिए कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, दोनों पर आवेश की मात्रा समान होती है। अंतर बस सिर्फ उनके धनात्मकता और ऋणात्मकता का होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पर जितने का ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर उतने का ही धन आवेश होता है। इसके सापेक्ष एक प्रश्न बनता है कि परमाणु को उदासीन क्यों कहा जाता है। तो इसके सापेक्ष अगर आप उत्तर लिखना चाहते हो तो परमाणु के अंतर्गत पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन जो कि ऋण आवेशित कण है और प्रोटॉन जो कि धन आवेशित कण है, दोनों पर जो है वो समान आवेश पाया जाता है, जिसके कारण उनके ये दोनों ही गुण अप्रभावी हो जाते हैं। और प्रभावशाली गुण जो होता है वो न्यूट्रॉन का होता है, जो कि क्या है, यहाँ पर उदासीन है, जिसके कारण परमाणु को भी उदासीन माना जाता है। और ये होता है जिसके कारण वो कभी भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये बात यहाँ पे रखी जाती है। लेकिन आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप ये देखोगे कि परमाणु आपस में संयोग करके अणुओं का निर्माण करते हैं, जिसके आधार पर हम एक और डेफिनेशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम बहुपरमाणुकता या एटमोसिटी के नाम से जानते हैं। अब बारी आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सिचुएशंस की ये कहाँ अवस्थित होते हैं, परमाणु में इनकी उपस्थिति या इनकी अवस्थिति कहाँ पे होती है। इसको लेकर अलग अलग थ्योरीज आपको पढ़नी है। यहाँ पर आपको 3 अलग अलग साइंटिस्टों की थ्योरी, अलग अलग वैज्ञानिकों की यानी केमिसिस्ट की थ्योरी पढ़नी है, जिसमें आपकी पहली थ्योरी जो है वो आपको थॉमसन की है।
थॉमसन, जिन्होंने कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। दूसरी थ्योरी जो है वो आपकी रदरफोर्ड की है, और तीसरी थ्योरी जो है वो आपकी बोर्स की है, बोर थ्योरी, जिनका पूरा नाम नील्स बोर है। बोर थ्योरी, यहाँ पे बोर की थ्योरी आपको पढ़ना है। हम सबसे पहले बात करते हैं थॉमसन की थ्योरी की। इनके आधार पर यह कहा गया कि परमाणु बिल्कुल एक तरबूज के समान होता है, जिसका लाल वाला जो हिस्सा है वो एक धनावेशित हिस्सा होता है, जिसमें कहीं ना कहीं काले जो बीज धसे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की भांति होते हैं। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि थॉमसन के अनुसार परमाणु का जो सिद्धांत दिया गया वो ये कहा गया कि कोई भी परमाणु एक तरबूज के रूप में होता है, जिसके धन आवेशित कण सबसे ज्यादा होते हैं, जिसे लाल रंग से इंगित किया जाता है, और उसके इलेक्ट्रॉन उसमें इम्बेडेड होते हैं, यानी धसे हुए होते हैं। लेकिन ये थ्योरी अपने आप में पूरी तरीके से कारगर साबित नहीं हुई और IUPAC संस्था ने इसे वहीं पे डिस्पैच कर दिया। अगली थ्योरी आती है रदरफोर्ड की। इनकी थ्योरी सोलर सिस्टम से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी। इन्होंने ये कहा कि कोई भी परमाणु के अंतर्गत जो नाभिक होता है वो सोलर सिस्टम में सूर्य की भूमिका निभाता है, और बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो निरंतरता के साथ चक्कर काट रहे होते हैं, और ये प्लैनेट के रूप में होते हैं। जैसा कि आपको पता है सोलर सिस्टम के अंतर्गत सौर मंडल, सौर परिवार के अंतर्गत सूर्य जो है वो मुख्य भूमिका में होता है, और निरंतरता के साथ अन्य ग्रह जो हैं वो उसकी परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पर भी नाभिक के अंदर पाया जाने वाला प्रोटॉन जो है वो एक जगह केंद्र में अवस्थित होता है, और इलेक्ट्रॉन निरंतरता के साथ चक्कर काटता रहता है। लेकिन ये रदरफोर्ड की थ्योरी पूरी तरीके से स्टेबल साबित नहीं हुई। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये रीजन था कि कोई भी कण अगर निरंतरता के साथ चक्कर काटेगा तो वो अपनी ऊर्जा को कोलैप्स करेगा, और ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक पे गिर जाता है तो पूरा का पूरा परमाणु ही विखंडित हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब बात ऊर्जा के संरक्षण के नियम की आई, तो जिसके सापेक्ष हमने ये देखा कि नहीं भाई, कोई भी कण निरंतरता के साथ अपनी ऊर्जा को विनिष्ट नहीं करता, बल्कि ऊर्जा रूपांतरित होती है, और कण निरंतरता के साथ बाहरी कक्षा में चक्कर काट रहे होते हैं। अगली थ्योरी जो थी वो बोर्स की थी, और बोर्स ने ये बोला कि परमाणु के बाहरी कक्षाएं जो होती हैं वो वर्तुलाकार होती हैं, ये सर्कुलर नहीं होती। वृत्ताकार पथ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन निरंतरता के साथ चक्कर नहीं काटता। और यहाँ पर इसको इंडिकेट करने के लिए मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझा रही हूं ताकि आप इसे समझ सको। यहाँ पर मैं आपको किसी भी परमाणु में उपस्थित कणों यानी अविभाज्य कणों की उपस्थिति दर्ज कराने वाले डायग्राम को शो कर रही हूँ, जिसमें ये पूरी तरीके से नील्स बोर के द्वारा इंडिकेट किया गया कि कौन से कण किस अवस्था में और कहां पर पाए जाते हैं। अगर आप मान लेते हो कि यह एक परमाणु है, यह एक परमाणु है, और परमाणु का न्यूक्लियस ये हिस्सा है, यानी कि नाभिक ये हिस्सा है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो किसी भी परमाणु के केंद्र में पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहरी कक्षा में निरंतरता के साथ चक्कर काट रहा होता है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, ये फिगर डायग्राम भले ही पूरी तरीके से फिगर जो है वो आपका पूरी तरीके से भले गोल दिखाया गया हो, लेकिन इनका जो पथ होता है वो वर्तुलाकार होता है, न कि ये स्फेरिकल होता है, ये गोलाकार नहीं होता। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर जो आकृति यहाँ पे दिखाई गई है कि इनकी अवस्थिति जो है वो केंद्र में होती है, जिसके कारण किसी भी परमाणु का द्रव्यमान होता है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन निरंतरता के साथ चक्कर काटता है। इससे संबंधित और भी कुछ प्रश्न उठते हैं, जैसे कि परमाणु संख्या किसे कहा जाता है। परमाणु संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं, परमाणु संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम जेड का इस्तेमाल करते हैं। इसको समलाइज्ड किया जाता है जेड के थ्रू। तो परमाणु संख्या वह संख्या होती है जो किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की, तो द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं, ए का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर हम किसी भी परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या को यदि प्रोटॉन की संख्या से जोड़ दें, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम करते हैं, तो हमें जो न्यूट्रॉन अगर हम करते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या द्रव्यमान संख्या होती है।
तो ये दो टिपिकल क्वेश्चंस हैं। अगर हम किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत अगर हम किसी भी एलिमेंट को लिख रहे हैं तो एलिमेंट में परमाणु संख्या को हमेशा नीचे और उसका एटॉमिक मास जो होता है यानी कि द्रव्यमान संख्या जो होता है वो हमेशा ऊपर की ओर लिखा जाता है और इस तरीके से इसे पीरियोडिक टेबल में स्टेबल किया जाता है या स्थान दिया जाता है। तो यहाँ पर बोर्ड्स ने ये बात बोला कि केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन निरंतरता के साथ चक्कर काट रहा होता है, लेकिन इनकी पूरी तरीके से किसी भी परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या को वितरित करने के लिए इन्होंने एक इक्वेशन दिया, जिस इक्वेशन को हम 2n² के हिसाब से देखते हैं। इस इक्वेशन को समझने के लिए आपको यह भी जानना पड़ेगा कि किसी भी परमाणु के अंदर अधिकतम कक्षाओं की संख्या क्या हो सकती है। वैसे उप कक्षाएं भी होती हैं जिनके बारे में आप 11वीं कक्षा में पढ़ोगे। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ कक्षाओं के बारे में बताने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर से बता रही हूँ, फिर से समझा रही हूँ, फिर से आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ कि अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये थ्योरी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके रिगार्डेड क्वेश्चन 100% श्योर पूछे जाने हैं। अब कंडीशन क्या है कि इसमें 4 कक्षाएं होती हैं, यानी कि ऑर्बिट के नेम कौन कौन से होते हैं। ऑर्बिट के नेम होते हैं आपके, पहला ऑर्बिट होता है K, दूसरा ऑर्बिट होता है L, तीसरा ऑर्बिट होता है M और चौथा ऑर्बिट होता है N, यानी K, L, M, N। यहाँ पर 4 ऑर्बिट्स होते हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि मैं आपको सब ऑर्बिट के बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। सब ऑर्बिट जो होते हैं आपके वो होते हैं आपके SPDF, S, P, D और F। लेकिन यहाँ पर इनको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर पाना, टाइम लिमिटेशन है, टाइम का बाउंडेशन है, मैं उसके हिसाब से ही एक्सप्लेन करूंगी। अब 2n² के हिसाब से हर एक कक्षा की यानी हर एक ऑर्बिट की अपनी कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है। अगर हम बात ऑर्बिट नंबर 1 की करते हैं यानी कि K की बात करते हैं, तो ऑर्बिट नंबर 1 में अगर हम लेके चलते हैं K का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो K के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिसका प्लेस जो होता है वो फर्स्ट होता है, तो हम यहाँ पे 2n² रखते हैं और 2n² के हिसाब से 2 × 1 का स्क्वायर, देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2, यानी कि K की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉनों को बियर करने की होती है। उसी प्रकार से अगर आप इसी फॉर्मुलेशन को लेके चलोगे तो L की कैपेसिटी जो होती है वो 8 की होती है, M की कैपेसिटी 10 की होती है और N की कैपेसिटी 14 की होती है। इस प्रकार से आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। अब अगर हम बात करते हैं तो मैं अगर आप चाहो तो बता सकती हूँ L = 2n² = 2 × 2 का स्क्वायर, देयरफॉर आपका हो जाएगा 4, 8। M की कैपेसिटी आपकी हो जाएगी 2n का स्क्वायर, वेयर एज 2 × 3 का स्क्वायर, जहाँ 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और n की जो होगी वो आपकी हो जाएगी 2n का स्क्वायर, देयरफॉर 32। तो इस तरीके से K की कैपेसिटी 2, L की कैपेसिटी 8, M की कैपेसिटी 18 और N की कैपेसिटी 32 होती है और वो उतने ही इलेक्ट्रॉनों को बियर करते हैं। जब भी हमें इनके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को लिखना होता है, मान लेते हैं हमारे पास एक एलिमेंट है सोडियम, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है 11 होती है। अगर हमें इनको डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर लिखना है, मान लेते हैं सोडियम है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है 11 होती है और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 23 होता है। अगर हमें इसे डिस्ट्रीब्यूशन में लिखना है तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, पहले हमने K, L और M लिख दिया। K में 2 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, L की कैपेसिटी 8 की होती है, हम 8 रखेंगे। अब बाकी जो बचा उसे M में लेके जाएंगे, दैट मीन्स 1। इस तरीके से तीसरी कक्षा में इसको फिल किया जाता है और बाहरी कक्षा के अंतर्गत एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ही इसकी संयोजकता होगी। यहाँ पर कुछ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करके चल रही हूँ। पहली कंडीशन, परमाणु संख्या किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या किसे कहा जाता है, संयोजकता किसे कहते हैं। तो संयोजकता कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी परमाणु तब तक स्थिर नहीं माना जाता, स्टेबल नहीं माना जाता जब तक कि उसकी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 न हो। ऐसी कंडीशन में कोई भी परमाणु अपने आप को स्टेबल करने के लिए
अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को लेता है या देता है, तो अष्टक पूरा करने के लिए उसे जितने भी इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है वही संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। यहाँ पे एक्सेप्शनल केस में 2 एलिमेंट आते हैं, पहला है आपका हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम की बात अगर हम करें तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका 2 होता है। जब हम फिल करते हैं तो इसे हम 1s1 के तौर पे लिखते हैं और इसे हम 1s2 के फॉर्म में लिखते हैं। और K की कैपेसिटी जैसा कि हमें पता है सिर्फ और सिर्फ 2 होती है, 2 से ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन इसमें बियर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है आपके और भी बहुत कुछ जानने की, जैसे कि समस्थानिक और संभारिक किसे कहा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समस्थानिक और संभारिक को लेकर जो आपके क्वेश्चंस हैं उसको पहले आप ये जान लीजिए कि बहुपरमाणुकता यानी एटमोसिटी किसे कहा जाता है। किसी भी एक अणु के निर्माण में संलग्न परमाणुओं की संख्या को हम परमाणुकता कहते हैं। अगर एक परमाणु अपने आप में एक अणु है तो उसे मोनोएटमिसिटी कहा जाता है, यानी एकल परमाणुकता कहा जाता है। अगर 2 परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण कर रहे हैं तो उसे द्विपरमाणुकता कहा जाता है। इसी क्रम में अगर 2 या 2 से अधिक परमाणु या जिनकी संख्या 4 से अधिक है, अगर वो परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण कर रहे हैं तो उसे बहुपरमाणुकता का नाम दिया जाता है। इस क्रम में सबसे लास्ट के जो टॉपिक हैं वो टॉपिक आपके होने वाले हैं कि अगर हम समस्थानिक और संभारिक की बात करते हैं तो ये क्या होता है। अगर एक ही तत्व के परमाणुओं की परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है तो हम उसे समस्थानिक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आपका यूरेनियम आता है। वहीं पे बात अगर की जाए संभारिक की तो संभारिक में सिर्फ और सिर्फ आपको द्रव्यमान और संख्या के बीच के डिफरेंसेस को समझना है कि यदि एक ही तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान समान हो और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो तो हम उसे संभारिक का नाम देते हैं। यहाँ पर एक ही पदार्थ के जितने भी समस्थानिक होते हैं उनके औसत द्रव्यमान की चर्चा की जाती है कि उनका औसत द्रव्यमान क्या होगा। इसके रिगार्डेड क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर आपके सारे टॉपिक्स खत्म होते हैं, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिमाइंडर करवा रही हूं कि पहली बात तो आपको ये देखना है कि आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थे इनको पहली बार एक्सप्लोर करने वाला साइंटिस्ट कौन था, इसके बारे में बताने वाला साइंटिस्ट कौन था। आपको 3 थ्योरीज पढ़नी है, एक थॉमसन की, दूसरी रदरफोर्ड की और तीसरी आपके बोर्स की। तीनों थ्योरीज को एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न जो है वो रदरफोर्ड की लिमिटेशन है, यानी कि रदरफोर्ड के द्वारा दिए जाने वाले पोस्टुलेट की लिमिटेशन है। फिर आपके परिभाषात्मक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, संयोजकता किसे कहते हैं, या फिर आपकी बहुपरमाणुकता क्या होती है, समस्थानिक क्या होता है, संभारिक क्या होता है, या फिर उनका औसत द्रव्यमान किस प्रकार से समस्थानिकों का निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। आपको तत्व दिए जा सकते हैं उसकी परमाणु संख्या बताकर और आपको उनके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को शो करना है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि ये क्लासेस आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस गेनर है। इसी के साथ आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती। धन्यवाद।